गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब लोग? अच्छे हैं। अच्छा है। आप कैसे हो? बस हम भी ठीक है। अपना ध्यान रखना सब लोग। और सारे कोविड रेस्ट्रिक्शंस जो है उनको फॉलो करना। होप कि आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। कुछ पढ़ा है आप लोगों ने अभी तक? जो हमने पढ़ाया उसको पढ़ा कुछ? यस मैम, कोई थोड़ा बहुत। प्रॉब्लम? थोड़ा बहुत कोई प्रॉब्लम आई? नो मैम, अभी तक तो नहीं। अच्छा, चलिए ठीक है। तो नया टॉपिक स्टार्ट करें आज से हम। यस मैम। अ, अभी तक हमने अ, अभी तक हमने पढ़ा है कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन क्या है, और कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या, कैसे फॉर्मेशन होता है, क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स हैं। अभी तक हमने देखा है कि कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट होता है विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ। ठीक है। अभी जो देखा है हमने, अभी तक जो हमने पढ़ा है कि एक ऐसा एग्रीमेंट जिसका कि विधि के द्वारा प्रवर्तनीय हो, ऐसा एग्रीमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। एग्रीमेंट का फॉर्मेशन तब होता है जबकि एक व्यक्ति प्रपोजल करता है, प्रस्ताव रखता है, और उस प्रस्ताव को दूसरा व्यक्ति स्वीकार कर लेता है। जैसे ही ये प्रस्ताव स्वीकृत हो जाता है, वो प्रॉमिस बन जाता है, वचन बन जाता है। और दोनों पक्षकार एक दूसरे को वचन देते हैं। जैसे कि ए कहता है कि मैं अपना मकान 50 लाख में बेचूंगा, और क्या तुम खरीदोगे? और बी स्वीकार करता है उसके प्रस्ताव को, और वो ये वचन देता है कि मैं तुम्हें 50 लाख दूंगा। मतलब ए वचन दे रहा है कि मैं अपना मकान तुम्हें दूंगा, और बी वचन दे रहा है कि मैं 50 लाख रुपए दूंगा। तो ये दोनों तरफ से जो वचन होते हैं, ये एक दूसरे का कंसिडरेशन भी होता है, और इस तरह से ये एक एग्रीमेंट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। और एग्रीमेंट के लिए 5 असेंशियल एलिमेंट्स हमने देखे थे जो कि कंपल्सरी हैं किसी भी वैलिड एग्रीमेंट के लिए। वो थे: कॉम्पिटेंट पार्टी मतलब सक्षम पक्षकार होने चाहिए, फ्री कंसेंट स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए, तीसरा है लॉफुल कंसिडरेशन, बिना कंसिडरेशन के कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, और कंसिडरेशन शुड बी लॉफुल, विधिपूर्ण कंसिडरेशन होना चाहिए। और फिर हमने देखा था लॉफुल ऑब्जेक्ट, जिस उद्देश्य को लेकर कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है वो उद्देश्य जो है वो विधिपूर्ण होना चाहिए। और लास्ट जो देखा है हमने, नॉट बार्ड बाय एनी लॉ, मतलब कोई भी ऐसा करार नहीं होना चाहिए जो उससे कि किसी की विधि के द्वारा निषिद्ध घोषित किया गया हो, मतलब एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड, शून्य घोषित करार नहीं होना चाहिए। तो ये पांचों एसेंशियल एलिमेंट्स जो हैं वो किसी एग्रीमेंट में होने चाहिए। अगर इनमें से एक भी मिसिंग है तो हम ये कहेंगे कि ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेशन नहीं हुआ। तो ये पांचों हमने डिटेल में पढ़े हैं। लास्ट में अभी हमने अ, जो शून्य घोषित करार है उनके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा है। इन पांचों के अलावा एक चीज और होती है, हमने देखा था कि इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, मतलब पक्षकारों का आशय होना चाहिए विधिक संबंध स्थापित करने का। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर आशय नहीं है, मतलब जब उन्होंने उनके बीच में करार किया है उन्होंने, तब उनका आशय विधिक संबंध स्थापित करने का नहीं है, तो वो एक वैलिड एग्रीमेंट नहीं होगा। इसके अलावा किसी तरह की कोई फॉर्मेलिटी रिक्वायर्ड नहीं है। कोई एग्रीमेंट बोल के भी हो सकता है, लिखकर, बोलकर, लिखकर, या फिर इम्प्लाइड भी हो सकता है। मतलब में भी हो सकता है किसी कार्य को के हैं, बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन करा है। मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये ध्यान होगा। तो अभी तक हमने ये देखा है कि कॉन्ट्रैक्ट तब किया जाता है जब पक्षकारों की इच्छा हो। ठीक है ना? जैसे किसी को प्रस्ताव रखा है, तो अब अगर उसकी इच्छा है कि उस प्रस्ताव को स्वीकार करे, तो वो स्वीकार स्वीकार करेगा और उनके बीच में एग्रीमेंट हो जाएगा। लेकिन अगर वो रिफ्यूज कर देता है
तो फिर एग्रीमेंट का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, एग्रीमेंट जो होता है, मतलब संविदा जो होती है, वो हमेशा पक्षकारों के आशय पर डिपेंड करती है, इंटेंशन। जो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, विधिक संबंध स्थापित करने का आशय, जो हमने पूरा डिटेल में पढ़ा है टॉपिक। तो अगर इंटेंशन नहीं है तो उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, और अगर वो करना चाहें तभी उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा। जैसे कि अगर ए कहता है बी से कि मुझे अपना मकान बेचना है, क्या तुम खरीदोगे? अगर बी खरीदना चाहेगा, उसकी इच्छा है, उसका आशय है, तभी तो वो स्वीकार करेगा। अगर वो स्वीकार, उसकी इच्छा नहीं है, तो वो मना भी कर सकता है। तो हमेशा अभी तक हमने देखा है कि पक्षकारों की इच्छा पर डिपेंड होता है कि वो किसी प्रस्ताव को स्वीकार करे या ना करे। वो चाहें तो रिफ्यूज भी कर सकते हैं, और अगर चाहें तो स्वीकार कर सकते हैं। तो ये प्रस्ताव को स्वीकार करना, और एक उसके पीछे उस इंटेंशन होना, उस करार को करने का, उस संविदा को करने का आशय होना, कि दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अगर व्यक्ति नहीं चाहे तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करे। ये अभी तक हमने देखा है। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो ये टॉपिक है क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट, अर्ध संविदा। क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो इस तरह की संविदा है कि जिसमें पक्षकार ना चाहे तो भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। ठीक है। कैसे होता है, अभी मैं आपको अच्छे से हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, समझाती हूँ। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट जिसे कि हम अर्ध संविदा कहते हैं, या संविदा कल्प भी कहा जाता है, या इसे कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट भी कह सकते हैं, आणविक संविदा कह सकते हैं, या फिर इसको ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि संविदा द्वारा सर्जित संबंधों के सदृश कतिपय संबंध, certain relations resembling those created by contract। मतलब ऐसे रिलेशंस जो कि कॉन्ट्रैक्ट की तरह के हैं। कॉन्ट्रैक्ट में क्या देखा था हमने अभी, कि दो पक्षकार होते हैं। एक जो प्रस्ताव रखता है जिसे कि हम प्रॉमिसर कहते हैं, और दूसरा पक्षकार जिसे कि प्रस्ताव रखा जाता है, जिसे कि हम प्रॉमिसी कहते हैं। दो पक्षकार होते हैं, ठीक है, और प्रस्ताव स्वीकृत हो जाता है। तो प्रस्ताव की स्वीकार करना या ना करना इच्छा पर निर्भर करता है। लेकिन ये जो क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, या जिसे हम कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट, या अर्ध संविदा, या संविदा कल्प, या आणविक संविदा, किसी भी नाम से पुकारे, इसमें क्या होता है कि इसमें पक्षकार की इच्छा नहीं चलती। इसमें अगर पक्षकार ना भी चाहे तो भी उनको कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है। कुछ एग्जाम्पल से हम इसे समझते हैं कि मान लो कि आप कहीं गए हैं, ठीक है, आप किसी शॉप पे गए हैं, आपको शॉपिंग करनी है, और आप दुकान पे जाते हैं, और उस दुकान पर आप आपका समझ लो कि कुछ भी चीज, मान लो आपने ट्राई करके देखा कि भी मैं को कोट लेना है, और आप ब्लेजर लेना है, और आप एक शोरूम पे जाते हैं, और आपने अपना पुराना ब्लेजर उतार के एक टांग दिया, और आप दूसरे ब्लेजर्स को ट्राई कर रहे हैं। ठीक है। और वहां से आपने एक ब्लेजर खरीदा और आ गए घर पे। घर आने के बाद में आपको याद आया कि अरे, मेरा जो ब्लेजर मैं पहन के गया था वो तो मैंने दुकान पे टांग दिया था। तो अब वो आप भूल गए वहां पर उस दुकान पे। रात हो गई, दुकान बंद, और अगले दिन आप जाते हैं और आप वाले से पूछते हैं कि मेरा आप दे दो। तो ऐसे में दुकान वाले की क्या ड्यूटी है कि वो आपके उस ब्लेजर को, अगर उसको पहले से उसकी नजर में आ गया था, अब उसको पता चल गया था, तो वो उसको उठा के कहीं संभाल के रख दे, ताकि दूसरे कस्टमर्स जो है वो कोई लेके नहीं चला जाए। और उसको जब भी आप उसके
एक दिन बाद, सपोज ये है कि आप एक दिन बाद गए, अगर एक दिन से ज्यादा दिन, मान लो कि आपको 2-4 दिन बाद भी अगर आप आउट ऑफ स्टेशन चले गए और 4 दिन बाद भी अगर जाते हैं, तो दुकान वाले की जिम्मेदारी है कि वो उस ब्लेजर को संभाल कर रखें और जब भी आप जाएं तब वो आपको रिटर्न करें। तो अब की दुकान वाले की जिम्मेदारी क्यों हुई? आप दोनों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ था क्या? आपने बोला था क्या कि मैं जब भी ब्लेजर भूलूं तो तुम मुझे वापस लौटाना और उसको संभाल के रखना? ऐसा आप दोनों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। लेकिन फिर भी ये काम वो करता है। क्यों करता है? क्योंकि वो, उसे लगता है कि ये मेरी ड्यूटी है। ठीक है। तो ये ड्यूटी समझ के करता है। तो ये ड्यूटी कौन इम्पोज करता है? इम्पोज करता है, लॉ करता है, जो कानून है। और जो हमारी सोसाइटी है, जो कानून है, वो एक तरह से ये ड्यूटी इम्पोज करती है कि अगर हमें किसी की कोई चीज मिलती है, मान लो कि आपको रास्ते में कोई पर्स मिलता है, तो आपकी ड्यूटी है कि आप उस पर्स को उसके मालिक तक वापस पहुंचाओ। कई बार ये होता है कि एग्जाम के टाइम में हम जब एग्जामिनेशन सेंटर में ये होता है कि हर क्लास में से जो भी क्लासरूम्स होते हैं जहाँ एग्जाम होता है, वहां स्टूडेंट्स अपना पर्स निकाल के आगे टेबल पे रख देते हैं और फिर वो भूल के चले जाते हैं। और फिर जब हमारे जो इन्विजिलेटर्स होते हैं, जब वो या पियोन होते हैं, कि जब वो रूम की सफाई करते हैं तो ला के हमको पर्स दे देते हैं कि मैम ये पर्स है ना, इस रूम से मिला है और ये आप संभाल के रखो। तो हर दिन एग्जाम में हमारे पास कम से कम 3-4-5 पर्स होते हैं जो स्टूडेंट्स भूल के चले जाते हैं। तो हमारी क्या जिम्मेदारी है? हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस पर्स को संभाल के रखें। और जब भी स्टूडेंट्स, कभी तो कोई स्टूडेंट उसी टाइम आ जाता है या फिर अगले पेपर के दिन आता है, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, जब भी नेक्स्ट पेपर होता है, तब वो आता है कि मैम है ना, हम पिछले 3 दिन पहले एग्जाम था और इस रूम में हम ये पर्स भूल के चले गए। तो हम उसका, अगर कोई भी आई कार्ड होता है, पर्स में कोई चीज ऐसी होती है जिससे कि उसको मैच करके, वेरीफाई करके कि हाँ ये पर्स वास्तव में उसका है, हम उसको लौटा देते हैं। तो हम ये नहीं कहते कि नहीं अभी हम तुम्हारे पर्स भूल गए तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। पियोन ये नहीं करता है कि उसका पर्स उठा के डस्टबिन में फेंक देता है, या हम लोग उसके पर्स को बिल्कुल ही केयरलेसली नहीं कर सकते। हमारी जिम्मेदारी है कॉलेज की कि हम उसके पर्स को संभाल के एक ड्रॉर में रख देते हैं। और नेक्स्ट टाइम कोशिश करते हैं कि जैसे ही वो मिल जाए और अगर वो खुद नहीं आता तो हम उसको फोन करके बुलाते कि भाई तुम्हारा पर्स पड़ा है, आके ले जाओ। तो ये जिम्मेदारी हर हर व्यक्ति की होती है कि अगर उसको किसी की भी चीज कोई मिलती है तो वो उसे लौटाए, उसको ढूंढने की कोशिश करे और उसको अगर नहीं मिले तो जो भी नजदीकी पुलिस थाना है वहां पर जमा कराए। इसी तरह से मान लो कि आज आपके कॉलेज में कोई अनाउंसमेंट होता है कि हर बच्चे को कोई एक प्रैक्टिकल की फीस है और वो 100 रुपए जो है वो हर बच्चे को जमा करानी है। ठीक है। अब अगर आपका कोई फ्रेंड है जो कि आउट ऑफ स्टेशन है और उसका फोन भी नहीं लग रहा है, और फीस जमा कराने की लास्ट डेट मान लो 15 तारीख है, कि 15 तारीख तक अगर फीस जमा नहीं कराई तो आपको प्रैक्टिकल एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। तो आप क्या करोगे? आप आपके फ्रेंड के भी 100 रुपए जमा करा दोगे कि अरे यार मेरा दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है, एग्जाम में नहीं बैठने मिलेगा उसको, तो मैं 100 रुपए जमा करा देता हूँ। इस बारे में आपके फ्रेंड से आपने कोई बात नहीं हुई, उसने, आपने उसको फोन लगाया, उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था, तो आपने अपनी तरफ से 100 रुपए जमा करा दी। जब आपका दोस्त आता है, बाद में जब आपसे मिलता है, तो उस दोस्त की क्या, आप उसको कहते हो कि देख मैंने ना 100 रुपए जमा कराए थे और वो फीस देनी जरूरी थी और लास्ट डेट जा रही थी। तो अब आपके दोस्त की क्या जिम्मेदारी है कि वो आपको 100 रुपए दे, जो आपने जमा के बिहाफ। अब ऐसे मांगते हो और वो दोस्त कहता है कि मैंने कब कहा था तुझे जमा कराने के लिए, या हमारे बीच में ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था कि जब भी तू मेरे तरफ से पैसे जमा कराएगा मुझे तुझे वापस देने हैं, तो मैं तो नहीं देता। और कोर्ट में जाते हो, मान लो ये मैटर कोर्ट में जाए और कोर्ट में वो दोस्त आपका दोस्त ये कहे
कि भाई हमारे बीच में तो कोई कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी ना हुआ था, ना तो इसने प्रपोजल रखा ना मैंने एक्सेप्टेंस दी। तो हमारे बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं कि हमें पैसे वापस ये लौटाने हैं। तो मैं क्यों पूरा करूँ इसको, मैं क्यों दूं इसको। ठीक है। तो कोर्ट कहेगी कि नहीं, आपको देना जरूरी होगा, चाहो या ना चाहो। क्योंकि कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं, ये माना जाएगा कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जो आपके चाहने पर, आपके इंटेंशन पर, आपकी कंसेंट पर डिपेंड नहीं करते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जो कि लॉ इम्पोज करती है कानून के द्वारा, और जो जस्टिस, इक्विटी और गुड कंसाइंस, मतलब न्याय, समता और सद्विवेक का जो एक प्रिंसिपल है, जो कि बेसिक प्रिंसिपल है लॉ का, उस इक्विटी, उस जस्टिस के आधार पर ये जरूरी है कि इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को ये माना जाए कि हाँ, इन दोनों के बीच में ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। ठीक है ना। तो ये कॉन्ट्रैक्ट कहलाते हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट या कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट, या ऐसे संबंध जो संविदा की तरह है। मतलब ये संविदा नहीं है। एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जो कि पक्षकार अपनी इच्छा से करते हैं। ठीक है। अभी तक हमने क्या देखा था कि प्रस्ताव रखा जाता है दूसरे पक्षकार को, अगर उसे स्वीकार नहीं है तो वो रिफ्यूज कर दे, अगर स्वीकार करना है तो वो अपनी कंसेंट दे दे। ठीक है। तो अभी तक हम देख रहे थे कि पक्षकार की इच्छा पर कॉन्ट्रैक्ट होता है। लेकिन ये जो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है, ये क्वासी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो पक्षकारों की इच्छा पर आधारित नहीं है। ये जो है, ये कानून के द्वारा हर व्यक्ति पर, हम पर, सब पर, ये एक तरह से इम्पोज किया गया है, थोपा गया है, जिसकी पालना करना सभी का कर्तव्य है। और ये जो है वो मैंने बताया ना आपको कि जस्टिस, इक्विटी के आधार पर। क्योंकि अगर मान लो कि कोई इंसान, जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि आपने आपकी दोस्त के 100 रुपए जमा करा दिए, आपने उसकी मदद करने के लिए जमा कराए, कि अगर लास्ट डेट से पहले 100 रुपए जमा नहीं कराए तो वो एग्जाम में नहीं बैठ सकेगा। तो आपने मदद करने के लिए जमा कराया है, और वो दोस्त आपका 100 रुपए देने से मना कर दे, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि इनजस्टिस हुआ आपके साथ, कि आपकी तरफ के 100 रुपए चले गए और दोस्त को कोई फर्क ही नहीं पड़ा, और ना तो उसने आपको वो ऑब्लाइज फील हुआ, और वो अननेसेसरी उसको फायदा हो गया। तो इस तरह से ये एक इनजस्टिस हुआ है, इक्विटी के अगेंस्ट है। तो जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं लॉ के, उनको मानते हुए ये माना जाएगा कि आप दोनों के बीच में ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि अगर आपने उसके बिहाफ पर अगर कुछ करा है तो वो पैसे आपको लौटाने पड़ेंगे। तो इसे कहते हैं क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। कोई प्रॉब्लम है? मैम क्वासी कॉन्ट्रैक्ट एंड यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट दोनों में डिफरेंस क्या है? यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट तो अलग चीज हो गई, एक पक्षीय संविदा नॉर्मली। ये यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट तो हमेशा ये बहुत ही रेयर होता है, जैसे कोई टेक्निकली कोई गवर्नमेंट का या ऐसा कुछ होता है, बल्कि हमेशा कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो दो पक्षों की संविदा होती है ना। और क्वासी कॉन्ट्रैक्ट तो बिल्कुल डिफरेंस है। मतलब क्वासी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, पर वो इम्पोज्ड बाय लॉ होता है। मतलब कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो बेसिकली इच्छा से कराया जाता है। कोई भी पक्षकार अगर कॉन्ट्रैक्ट करता है तो हमेशा अपनी इच्छा से करता है। जैसे प्रपोजल रखा है, और प्रपोजल अगर एक्सेप्ट नहीं करना है, वो मना कर सकता है कि नहीं, मुझे तो नहीं करना एक्सेप्ट। कि मकान बेचना है, मकान खरीदना है, गाड़ी बेचनी है, गाड़ी खरीदनी है। अगर हम बाजार में जाते हैं और हमें कोई चीज नहीं खरीदनी, तो हमारे ऊपर कोई कंपल्सरी नहीं कि नहीं, हमें ये चीज खरीदनी है ना। ये होता है। और जो ये क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट इच्छा पर इच्छा पर ये होता है। मतलब ये है कि वो करना ही। ठीक है। और यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट में ये होता है, यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट एक काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। हमने बहुत तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़े हैं, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, कंस्ट्रक्टिव, वेजरिंग,
और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ये सब है। यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट में ये होता है कि एक तरह से कि जहां पर पक्षकार ने एक तरफ से मतलब कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले ही उसने अपना जो है काम कर दिया है। जैसे कि मान लो कोई बच्चा डूब रहा है और किसी आदमी ने देखा कि अरे कोई बच्चा डूब रहा है और उसने पानी में कूद कर उस बच्चे को बचा लिया। तो उसने अपना काम कर लिया। अब उसके बाद में उस बच्चे के फादर आते हैं दौड़ के और वो कहते हैं कि अरे भाई तुमने मेरे बच्चे को बचा लिया है, बहुत अच्छा काम किया है। तुम शाम को घर पे आओ, मैं तुम्हें अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है, शाम को मैं तुम्हें 500 रुपये देता हूँ। तो यहाँ पर क्या हुआ, अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ये कॉन्ट्रैक्ट में से एक पक्षकार ने तो अपना काम पहले ही कर लिया था, कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले। तो अब उस पक्षकार को अभी कुछ नहीं करना है। तो दूसरे पक्षकार को जिसने कहा है कि मैं तुम्हें 500 रुपये देता हूं, अब उसको अपना पार्ट करना है। तो यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट में ये होता है कि एक पक्षकार ने संविदा से पहले ही, जब कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेशन होता है उससे पहले ही अपने पार्ट का, अपनी लायबिलिटी परफॉर्म कर ली होती है। तो दिस इज अ काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट और क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट में ये फर्क है कि क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो इम्पोज किए जाते हैं, चाहे हमारी इच्छा हो या ना हो। अगर हमें कोई रास्ते में हम बस में जा रहे हैं और हमें बस में कोई किसी का अगर कोई सामान मिलता है कि हमारे फेलो पैसेंजर है और वो अपना सूटकेस छोड़ के चले गए हैं बस में, और हम, हमारी इच्छा है कि अरे हम तो इसका सूटकेस है उठा के अपने घर ले आए, तो ये चोरी कहलाएगी, है ना। तो हमारी लाइबिलिटी क्या है कि हम उस सूटकेस को अगर हमें मिल रहा है तो हम उसे या अगर हम उसे जानते हैं और उस तक पहुंचा सकते हैं तो हम पहुंचाए, और अगर हम नहीं जानते और हमारे पास पहुंचाने का साधन नहीं है तो हम उसे इमीडिएट जो भी अथॉरिटी है, या तो बस के जो भी मालिक को दे दें या ड्राइवर को दे दें, या हम कोई ऐसी चीज है जो सड़क पे मिली है तो हम जो भी अथॉरिटी है, मान लो आपको कॉलेज में कोई चीज मिलती है, सपोज कि आपको कॉलेज में क्लासरूम में कोई चीज मिली, तो आप कॉलेज में जा आकर और अपने ऑफिस में जमा करा सकते हैं। तो जो भी अथॉरिटी है उस अथॉरिटी को जमा करा दें। तो इस तरह से ये कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, वो आपकी इच्छा पर डिपेंड नहीं होते हैं। मतलब आप चाहें या ना चाहें आपको वो फॉलो करना होता है, वो इम्पोज्ड बाय लॉ है। ठीक है। मतलब कॉन्ट्रैक्ट हम खुद अपनी इच्छा से करते हैं, हमारी मर्जी, हम कोई चीज खरीदे या ना खरीदे, बेचे या ना बेचे। ठीक है। कोई कहता है कि आपको गाड़ी खरीदनी है, आप कह दो नहीं खरीदनी है, तो होगा ही नहीं कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि भाई मुझे तो ये चीज मिली है तो मैं इसको वापस उसके ऑनर तक ना पहुंचाऊं, मैं तो खुद ही इसको यूज करूं। तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट जो है कि आपको उस चीज को जो आपको मिली है, या आपके लिए किसी ने कुछ पेमेंट करा है जो कि आपको करना था। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया है कि फ्रेंड के प्रैक्टिकल की फीस आपने जमा करा दी, ठीक है, करवानी उसको थी, कंपलसरी थी, लेकिन फ्रेंड के नहीं था, उससे कांटेक्ट नहीं हो पाया, बात नहीं हो पाई, तो आपने फीस जमा करा दी। तो ऐसे में ये इम्पोज्ड है, ये एक लॉ ने ये मान रखा है कि उस फ्रेंड को आपको पैसे लौटाने हैं। आप दोनों के बीच में ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। अब फ्रेंड ये नहीं कह सकता है कि मुझे तो नहीं लौटाने पैसे, मैं करना ही नहीं चाहता कॉन्ट्रैक्ट, तूने दे दिए तो दे दिए, अब मैं, मुझे तो नहीं लौटाने। वो ऐसा नहीं कर सकता। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि कॉन्ट्रैक्ट में और क्वैसी कॉन्ट्रैक्ट में क्या फर्क है। और कोई डाउट है? नो मैम। ठीक है। तो अब क्वैसी कॉन्ट्रैक्ट कई तरह के होते हैं, अलग अलग तरह की कैटेगरीज बताई हैं, 5 कैटेगरीज हमारे कॉन्ट्रैक्ट में 5 कैटेगरीज बता रखी है। तो वो 5 कैटेगरीज जो हैं
हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट कैटेगरी है जो है सेक्शन 68 से सेक्शन 72 तक। ये जो कैटेगरीज हैं अलग अलग तरह की। तो सेक्शन 68 जो है वो ये है कि नेसेसरी सप्लाइड टू अ पर्सन इनकैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, संविदा करने में असमर्थ व्यक्ति को प्रदाय की गई आवश्यकता है। ठीक है। फर्स्ट तरह का मतलब ये 5 तरह के कॉन्ट्रैक्ट बताए हैं, क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट, काइंड्स ऑफ क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट हम ये पढ़ रहे हैं कि 5 तरह के क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट हैं जो सेक्शन 68 से 72 तक डिस्कस करे हैं। तो फर्स्ट काइंड है कि संविदा करने में असमर्थ व्यक्ति को प्रदाय की गई आवश्यकताएं, नेसेसिटीज सप्लाइज टू अ पर्सन इनकैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। अब कॉन्ट्रैक्ट करने में इनकैपेबल कौन है? हमने पहले पढ़ा है कि कॉम्पिटेंट पार्टी पार्टी शुड बी कॉम्पिटेंट। तो कॉम्पिटेंट कौन होता है? जो कि मेजर हो और साउंड माइंड हो, ये हमने पढ़ा है। तो मतलब कौन इनकैपेबल हो? जो कि माइनर हो और साउंड माइंड यूनिटी। नहीं हो। ठीक है ना, ये हमने पढ़ा है। अब इसमें यह है कि मान लो कोई व्यक्ति है और जो कि पागल है, मतलब अनसाउंड माइंड है। अब अनसाउंड माइंड है और पीछे से उसके उसकी फैमिली में और कोई है नहीं, और वो मान लो कि कोई कोमा में चला गया, कोई इंसान है और वो कोमा में चला गया। ठीक है। और अब उसकी या फैमिली है, उसके बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, और उसकी मतलब ओल्ड फादर है, पेरेंट्स है, मतलब ओल्ड एज के हैं, और छोटे बच्चे हैं और घर में कोई और है नहीं तो जो कि केयर कर ले। अब क्या है, जो पीछे से उस जो कोमा वाला पेशेंट है उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, हॉस्पिटल के खर्चे होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं, सारे मेडिकल एक्सपेंसेस हैं। तो वो खर्चे, उसके मेडिकल एक्सपेंसेस, और साथ में उसके जो डिपेंडेंट्स हैं, मतलब घर में बच्चे हैं। अब बच्चों के बहुत सारे खर्चे होते हैं, उनकी एजुकेशन होती है, उनके खाने पीने का खर्चा, घर में जो पेरेंट्स हैं, उसके ओल्ड एज पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स का मेंटेनेंस, उनका खर्चा, दवाइयाँ, जो भी उनके मतलब घर का खर्चा, जो एक एक नॉर्मल जो एक्सपेंसेस होते हैं, वो जो खर्चा है, वो खर्चा कोई दूसरा, उसका जो कोई रिलेटिव है, वो सारा खर्चा उठाता है। ठीक है। अब मान लो कि 4 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, अब कोई हर महीने का मतलब 20-25 हजार रुपए जो है वो उसके पेशेंट के, कोमा पेशेंट के इलाज के लिए, फिर बच्चों के फीस के लिए, कपड़े, जो भी उनके जरूरत का सामान है वो हर महीने देता है। ठीक है। अब वो पेशेंट तो कोमा में है, उसके साथ तो वो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता ना कि मैं तेरे फैमिली का खर्चा उठाऊंगा तो तू मुझे वापस बदले में पैसे देना। ऐसा तो कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ नहीं। लेकिन जब वो ऐसा खर्चा करता है, वो उसने मान लो 2-4-5 लाख रुपए खर्च कर दिए उसके 2 साल में, 3 साल हो गए, या एक महीना, एक एक साल हो गया। तो जो कुछ भी वो खर्चा करता है, वो खर्चा जो है वो उस पेशेंट की, या वो जो व्यक्ति है जिसके लिए वो कर रहा है, उसकी प्रॉपर्टी में से वसूल कर सकता है बाद में। सपोज कि मान लो 2-3 साल तक उसने खर्चा करा और उसके 5-6 लाख रुपए हो गए, खर्चा उसने करा। अब मान लो वो पेशेंट है, वो रिकवर हो जाता है, ठीक हो जाता है, और फिर वो उससे पैसे मांगता है। तो वो ये नहीं कह सकते कि भी तुझे किसने कहा था करने के लिए, मत करता। तो सामने वाले ने, फ्रेंड ने, एक तो बहुत ही एक इंसानियत दिखाते हुए उसकी सारी मदद करी, उसके पीछे बच्चों का, पेरेंट्स का सारा खर्चा उठाया, और वो ये कह दे कि तू मत करता। या फिर मान लो कि उस पेशेंट की डेथ हो जाती है, तो अब उस व्यक्ति ने पैसे खर्च करे हैं, वो कहाँ से ले? तो ऐसे में से मिलेंगे, कोर्ट दिलवाएगा उस प्रॉपर्टी को बेचकर, गाड़ी है या कोई भी
प्रॉपर्टी बेचकर वो पैसे वो ले सकेगा। ठीक है। तो ये वो चाहे या ना चाहे इम्पोज्ड बाय कोर्ट है। इसी तरह से मान लो कोई माइनर है, मान लो कोई बच्चा है और बच्चे के पेरेंट्स की डेथ हो गई, ना उसके फादर है ना मदर है, दोनों एक्सीडेंट में डेथ हो गई, और एक बच्चा है 15 साल का। अब वो बच्चा जो है, बहुत सारी प्रॉपर्टी है उसके नाम पर, उसके अच्छा रईस घर का बच्चा है, और गाड़ियां हैं, बहुत सारे मकान हैं, बहुत सारा सामान है। लेकिन क्योंकि वो बच्चा है तो वो खुद तो सारा कुछ बिजनेस है उसका, लेकिन वो देख नहीं सकता सारा, मतलब संभाल नहीं सकता। वो तो स्कूल में पढ़ता है। अब कोई कोई उसके कोई रिलेटिव है, कोई भी उसके चाचा है या कोई भी जो भी है, कोई भी रिलेटिव है या कोई फ्रेंड है, फैमिली फ्रेंड है, वो उस बच्चे को उसका सारा सामान, सामान मतलब जो भी जरूरत की चीजें हैं, इसमें ये जरूरी है कि जरूरत की चीज होनी चाहिए। जरूरत क्या होगी वो डिपेंड करता है उसके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। जैसे कि मान लो वो बच्चा अगर डीपीएस में पढ़ता है, तो डीपीएस में उस जो स्टैंडर्ड है, उसका जो लाइफ स्टाइल है, उस लाइफ स्टाइल के हिसाब से उसका डीपीएस की फीस, उसके जो भी मान लो वो एक बड़ा बच्चा है, 10th 11th में 12th में है, तो उसको अगर ट्यूशन पे जाना है तो उसको उसको कन्वेंस भी चाहिएगा, उसको काइनेटिक की भी जरूरत पड़ेगी, उसको मोबाइल की भी जरूरत पड़ेगी, उसको जैसा उसका लिविंग स्टैंडर्ड है कि भाई वो अच्छे से उसके खाने पीने की और जो भी उसके खर्चे हैं वो एक नेसेसरी सप्लाई चल कहलाएंगी। लेकिन मान लो कोई एक एवरेज बच्चा है कि जो बिल्कुल गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा है, 3rd 4th का बच्चा है, तो उसके लिए मोबाइल या काइनेटिक या उसके बहुत अच्छे कि उसको बहुत बड़े स्कूल में पढ़ा दे, तो उसके लिए वो जरूरत नहीं कहलाएगी। तो जरूरत क्या होगी, ये डिपेंड करता है उस बच्चे की लाइफस्टाइल कैसी है, उसका स्टैंडर्ड कैसा था पहले, वो कैसे रह रहा था। ऐसा नहीं हो कि जो बच्चा डीपीएस में पढ़ रहा है बहुत अच्छे अच्छे स्टैंडर्ड से रह रहा है, उसको निकाल के गवर्नमेंट स्कूल में डाल दो, वो नहीं हो सकता। तो नेसेसरीज क्या होंगी, अगर एक कॉलेज का बच्चा है तो कॉलेज के हिसाब से उसको जो जरूरत होगी कि आजकल मोबाइल भी चाहिए, लैपटॉप भी चाहिए, तो वो कॉलेज में है, उसका काम ऐसा है, तो उसको लैपटॉप उसकी नेसेसरीज हो जाएगी। लेकिन अगर कोई 4th 5th क्लास का बच्चा है तो उसको लैपटॉप की जरूरत नहीं है, मोबाइल की जरूरत नहीं है। तो डिपेंड करता है कि बच्चे की जरूरत उसकी एज के अकॉर्डिंग, उसके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग कितनी है। ठीक है। तो अगर कोई व्यक्ति किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो कि कॉन्ट्रैक्ट करने में इनकेपेबल है, ड्यू टू माइनॉरिटी और ड्यू टू अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, उसको कोई आवश्यक चीजें देता है। अब आवश्यक क्या होगी वो हम डिपेंड करता है। अगर जैसे कोई पागल इंसान है, मतलब साउंड अनसाउंड माइंड है, तो उसके मेडिकल एक्सपेंसेस बहुत कंपल्सरी है। उसके पीछे मान लो कि उसके बच्चे की शादी करनी है तो वो नेसेसरी एक्सपेंसेस आएंगे। उसकी वाइफ का कोई ट्रीटमेंट है, पेरेंट्स का कोई ट्रीटमेंट है, कोई जो भी उसके चीजें जो कि जरूरत होती है, तो वो सारी आवश्यक होने चाहिए। अननेसेसरी लग्जरी चीजें हैं जो कि जरूरत नहीं है, तो उन्हें आवश्यक नहीं माना जाएगा। तो जो आवश्यक चीजें हैं जो कि सप्लाई करता है कोई तीसरा व्यक्ति, तो यहाँ पर सेक्शन 68 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ये कहता है कि ये माना जाएगा कि उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, और वो जो भी वो सप्लाई कर रहा है वो अपना अ, वापस से उसका उस व्यक्ति की जो प्रॉपर्टी है उसमें से वसूल कर सकेगा। पर्सनली वो लायबल नहीं होगा, मतलब ऐसा नहीं कि जो माइनर है या जो अनसाउंड माइंड है वो पर्सनली लायबल हो, पर्सनली लायबल नहीं होंगे। उनके पास कोई प्रॉपर्टी है, मान लो कोई जो मैंने बताया अभी कि कोई गाड़ी है, कोई प्लॉट है, घर है, तो उस प्रॉपर्टी को अगर उससे कोई मान लो कोई दुकान से किराया आ रहा है या मकान का कुछ किराया है, या कोई गाड़ी को बेच कर या मकान दुकान को बेच कर कोर्ट जो है
वो सारा पैसा उस व्यक्ति को दिला सकेगी, और ये माना जाएगा कि जैसे उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ऐसा। नॉर्मली तो क्या है कि उनके बीच में ऐसा डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट इम्पोज्ड बाय लॉ है। कोर्ट ऐसा मानती है कि एक तरह से ड्यूटी है, लीगल ड्यूटी। और उसको ऐसे माना जाता है कि जैसे कि उस इनकॉम्पिटेंट पार्टी और जो व्यक्ति जो उनको ऐसे सप्लाई कर रहा है नेसेसरी थिंग्स, उनके बीच में ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। और उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करवाने की जिम्मेदारी जो है, वो अगर करना होता है, और अगर नहीं करते हैं तो फिर कोर्ट उसे वैसे ही परफॉर्म करवाती है जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करवाया जाता है। तो ये एक तरह से चाहे वो चाहे या ना चाहे, ये पार्टीज की विल पर डिपेंड नहीं करता है। ये एक तरह से उनके लिए मैंडेटरी है कि उन्हें वो उस कॉन्ट्रैक्ट को करना पड़ता है, उसको परफॉर्म करना पड़ता है, उसको मानना पड़ता है। वो ऑब्लिगेशंस जो है वो एक तरह से लीगली बाउंड हो जाते हैं। ठीक है। तो ये कल हम हेलो। मैम योर वॉइस इज ब्रेकिंग मैम। अभी जो मैंने पढ़ाया आपको समझ में आया? मैम आपकी आवाज ब्रेक हो रही है मैम। अभी पढ़ा रही थी तब भी नहीं आ रही थी क्या? बीच बीच में कहीं हो रही थी मैम, बट अभी लास्ट में आपने क्या बोला समझ में नहीं आया था। लास्ट में मैंने ये बोला था कि जो इनकॉम्पिटेंट पार्टीज हैं, जो माइनर है, जो अनसाउंड माइंड है पर्सन है, उनको कोई भी व्यक्ति जो कि उनका फ्रेंड है या कोई रिलेटिव है, तो क्योंकि वो तो अब इनकॉम्पिटेंट है ना कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, और उनको इतनी समझ भी नहीं है। कोई अगर कोमा में है या कोई पागल है तो उसे तो पता ही नहीं कि मैं कैसे क्या करूं। तो उनको, उनकी फैमिली के लिए, अगर कोई व्यक्ति कोई भी नेसेसरी सप्लाई करता है, नेसेसरीज क्या होंगी वो तो हम डिस्कस कर चुके हैं, वो तो आपको पता है, समझ में आया। यस मैम। जो जरूरी है, मतलब दवाइयाँ जरूरी है, खाना पीना रहना कपड़े, इसके अलावा कोई बच्चा है तो बच्चों की एजुकेशन, उसको अगर लैपटॉप चाहिए तो लैपटॉप अगर चाहिए, जैसा उसकी पढ़ाई है उसके हिसाब से तो लैपटॉप नेसेसरी आ जाएगी। मोबाइल जिस हिसाब से वो रहता है, जिस क्लास में है, जिस एज ग्रुप का है, तो मोबाइल नेसेसरीज आ जाएंगी। काइनेटिक चाहिए, बाइक चाहिए, तो वो कहाँ उसकी जरूरत है, कंपल्सरी मतलब नेसेसरीज में आएगा, तो वो जरूरी हो जाएगा। तो जो कोई भी व्यक्ति ये सब चीजें देता है उनको या उनकी फैमिली के लिए, अब कोई जो अनसाउंड माइंड है वो उसके खुद के लिए या पीछे से जो उसके डिपेंडेंट्स है, मान लो उसके बच्चे हैं, उसकी वाइफ है, तो उनके लिए भी, जैसे बच्चा है तो बच्चे की शादी करवानी है, तो शादी के जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो भी नेसेसरी कहलाएंगे, क्योंकि बच्चे की शादी तो करवानी होती है, और जो भी खर्चा होता है एक उसके लाइफस्टाइल के हिसाब से, उसके स्टैंडर्ड के हिसाब से। एक गरीब इंसान है तो उसकी शादी वैसे होगी, एक अच्छा रिनाउंड है, अच्छा पैसे वाला है, तो उसकी शादी उस हिसाब से होगी। तो नेसेसरीज क्या होंगी ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, उसकी एज के हिसाब से और उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उसके लाइफस्टाइल लिविंग स्टैंडर्ड के हिसाब से। तो जो कोई भी व्यक्ति ऐसे नेसेसरीज जो है वो उसको देता है, तो वो उसकी प्रॉपर्टी में से जितना भी खर्चा करता है, मान लो किसी ने 5 लाख 10 लाख रुपए 2-3 साल में खर्च कर दिए उनके ऊपर, उनकी नेसेसरीज सप्लाई करने में, तो 10 लाख रुपए कोई ऐसे तो खर्च करेगा नहीं। तो उसको वो 10 लाख रुपए जो भी उसने खर्चा करा है वो उसको वापस कहाँ से मिलेगा? वो उनकी प्रॉपर्टी में से, प्रॉपर्टी है उनकी, तो दुकान है, मकान है, कोई गाड़ी है, ज्वेलरी है, उसको बेच कर वो दिल, ये है। तो ये माना जाता है कि जैसे उनके बीच में ऐसा
कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है, ठीक है। और ये एक तरह से लीगल ड्यूटी है, ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इम्पोज्ड बाय लॉ है, तो वो एक तरह से लीगली बाउंड होते हैं। तो ये कॉन्ट्रैक्ट ना होते हुए भी कॉन्ट्रैक्ट की तरह लग रहा है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है ये, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट की तरह है, इसलिए ये एक क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। यस मैम। तो ये 5 तरह के क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है, आज हमने एक देखा है और रिमेनिंग हम कल देखेंगे। आप इसको पढ़िए, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम कल फिर डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है।